नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आतंकवादी अपने उन्नत हथियार कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर सकता है और यह आपसे अधिक जटिल है। हमारे वैश्विक सशस्त्र छापों की छायादार दुनिया में गहराई से जाने के लिए आपका स्वागत है। वैश्विक हथियार परीक्षण एक बहु-करोड़ डॉलर का उद्योग है। 2020 में ही इसका मूल्य 531 अरब डॉलर से अधिक था। लेकिन यह विशाल उद्योग कैसे काम करता है, आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हथियार व्यापार के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कानूनी और अवैध। कानूनी हथियार व्यापार सरकारों और अधिकृत डीलरों के बीच किया जाता है। इन सौदों को सावधानीपूर्वक विनियमित और निगरानी में रखा जाना चाहिए। हालांकि कानूनी और अवैध के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो सकती है। यहाँ चीजें जटिल हो जाती हैं। कई हथियार जो आतंकवादियों के हाथों में पहुंचते हैं, वे पूरी तरह से कानूनी लेनदेन से शुरू होते हैं। यह कैसे होता है? इसके कई तरीके हैं। पहले आइए राज्य प्रायोजन के बारे में बात करते हैं। कुछ देश अपनी विदेश नीति के हिस्से के रूप में आतंकवादी समूहों का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। यह सीधे हथियार प्रदान कर सकता है या उन्हें मध्यस्थों के माध्यम से पहुंचा सकता है। यह मध्य पूर्व और अफ्रीका में संघर्ष के दौरान हुआ है। अगला, हमारे पास कुछ देशों में कमजोर नियमों और भ्रष्टाचार की समस्या है, जहां सशस्त्र डीलरों के लिए दस्तावेजों को जाली बनाना या अधिकारियों को रिश्वत देना आसान है। इससे उन्हें अपने लक्षित प्राप्तकर्ताओं से कागजात को मोड़ने की अनुमति मिलती है। ये हथियार फिर काले बाजार में बेचे जा सकते हैं। काले बाजार की बात करें तो यह इस कहानी में एक प्रमुख खिलाड़ी है। हथियारों का काला बाजार वार्षिक रूप से $1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। यह छायाओं में काम करता है, खरीदारों और विक्रेताओं को सीमाओं के पार जोड़ता है। अक्सर ये लेनदेन उन हथियारों से जुड़े होते हैं जो सरकारी भंडार या युद्ध क्षेत्रों से चुराए गए होते हैं। अब चलिए लॉबिंग और हथियार उद्योग की दुनिया पर चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी को प्रभावित करता है, समझें या न समझें। आइए समझने से शुरू करते हैं कि लॉबिंग वास्तव में क्या है। तो लॉबिंग एक प्रथा है जिसमें सरकारी अधिकारियों को कुछ नीतियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जाती है। हथियार उद्योग के मामले में कंपनियां अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लॉबिस्टों को नियुक्त करती हैं। ये लॉबिस्ट कानून निर्माताओं और सरकारी एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। उनका लक्ष्य ऐसे नीतियां बनाना जो हथियार निर्माताओं के लिए फायदेमंद हों। अब आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इस प्रभाव के पैमाने को समझ सकें। 2022 हथियार उद्योग ने लॉबिंग में $100 बिलियन से अधिक खर्च किए। स्टीव ने लॉबिंग में $100 बिलियन से अधिक खर्च किए। यह राजनीतिक निर्णयों को दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा है, लेकिन वे इतना खर्च क्यों करते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा निवेश है जो बड़े लाभ देता है। आइए समझते हैं कि यह लॉबिंग कैसे काम करती है। हथियार उद्योग के लॉबिस्ट अक्सर प्रमुख राजनेताओं के साथ संबंध बनाते हैं। वे धन जुटाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, अभियानों में योगदान करते हैं और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये क्रियाएं उन्हें निर्णय लेने वालों तक पहुंचने में मदद करती है। जब उनके पास यह पहुंच होती है तो वे सीधे सत्ता में बैठे लोगों के सामने अपना मामला पेश कर सकते हैं। एक सामान्य रणनीति यह है कि हथियार उत्पादन को नौकरी सृजनकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। लॉबिस्टों का तर्क है कि हथियार उद्योग का समर्थन करना अमेरिकी श्रमिकों का समर्थन करना है। वे यह उजागर करते हैं कि विभिन्न राज्यों में हथियार निर्माण से कितने नौकरियां जुड़ी हुई हैं। यह दृष्टिकोण राजनेताओं को हथियार नीतियों को अपनाना कठिन बना देता है।